Hello, welcome back to Coding Erudition, guys. Today we are going to solve practice question number 6 of our complete Python programming course. So without any further discussion, let's start this video here. So हमारा first question क्या कहता है? It's write a program to find the greatest of 4 numbers entered by the user. तो हमें क्या करना है यहाँ पर? हमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको क्या करना है कि 4 नंबर यूज़र से एंटर करवाने हैं और 4 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर जो है उसे आपको डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो बिना कोई देरी करते हुए हम लोग फटाफट से एक यहाँ पर फाइल बना लेते हैं VS कोड के ऊपर। इसका नाम लिखते हैं हम लोग 01_pr.py। थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, pr_01.py रखता हूँ वैसे, बट कोई बात नहीं, आपको समझ आ रहा है। सो प्रॉब्लम नंबर 1 हमें बोल रही है कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो बताए हमें कि जो यूज़र ने 4 नंबर एंटर किए हैं उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यूज़र से 4 नंबर एंटर करवा लेंगे। तो उसके लिए हम लोग अलग अलग वेरिएबल्स बना लेते हैं num1, और इसके अंदर हम लोग इंट टाइप का इनपुट लेना चाहते हैं। सो पहले हम इसको टाइप कास्ट कर लेते हैं इंट में, और इसके अंदर इनपुट लिखते हैं, और इनपुट के अंदर हम एक कमांड दे देते हैं यूज़र की जो डिस्प्ले होने वाली है, एंटर नंबर 1। ठीक है, एंटर नंबर 1। तो यहाँ पर यूज़र को हम बता रहे हैं कि आपको यहाँ पर नंबर 1 एंटर करना है। इसी तरीके से हमें 4 नंबर्स को एंटर करवाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट करते जाएंगे 4 टाइम्स, और अब हम मल्टी कर्सर्स का यहाँ पर यूज कर लेंगे ऑल्ट दबाकर, और इन नंबर्स को चेंज कर देंगे 2 देन 3 देन 4। ठीक है, सो हमने यूजर से 4 नंबर्स को इनपुट करवा लिया यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इफ और एल्स की मदद से इन नंबर्स को कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करते हैं, अगर आप लोग क्रिकेट पसंद करते हैं या कोई भी टूर्नामेंट आप देखते हैं, ठीक है, ला लीगा वगैरह कोई भी टूर्नामेंट आप देखते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा पहले सेमीफाइनल्स होते हैं और उसके बाद में फाइनल होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले 1 और 4 का सेमीफाइनल करवाएंगे, फिर 2 और 3 का सेमीफाइनल करवाएंगे, और जो दोनों में से जो विजेता रहेगा, जो विनर रहेगा, उसका हम फाइनल करवाएंगे मैच। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टूर्नामेंट प्ले करना है। ठीक है, तो हम इफ और एल्स की मदद से ये करेंगे। इफ कंडीशन हम लगाते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं, जैसे पहले हम लोग लेना चाहते हैं num1। ठीक है, num1 इज ग्रेटर देन num4। ठीक है, अगर num1 num4 से बड़ा रहता है तो हमें क्या करना है, हम एक यहाँ पे बना देते हैं एक वेरिएबल, और उसमें रख देते हैं f1, और f1 इक्वल्स टू रख देते हैं हम num1। अगर num1 बड़ा है तो f1 में num1 आ जाएगा, वरना अगर num1 बड़ा नहीं है तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे else, और else के बाद हम लोग लिख देंगे f1 इज इक्वल्स टू f1 में num4 असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये लॉजिक समझ आया। हम लोग यहाँ पर पहले सेमीफाइनल करा रहे हैं नंबर 1 और नंबर 4 के बीच में। अगर नंबर 1 नंबर 4 से बड़ा रहता है तो f1 के अंदर जो है वो num1 असाइन हो जाएगा, वरना f1 के अंदर num4 असाइन हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी तरीके से num2 और num3 के लिए एक सेमीफाइनल करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम कॉपी कर लेंगे कोड को और यहाँ पर वापस पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर मैं सिर्फ वैल्यूज़ को चेंज करूँगा, यहाँ पर num2 और यहाँ पर कर दूंगा num3। ठीक है, बस वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर चेंज किया है, और यहाँ पर f1 हटा के मैं कर दूंगा f2, और यहाँ अगर num2 बड़ा रहता है तो num2 आ जाएगा, और वरना f2 के अंदर आ जाएगा num3। ठीक है, तो क्या किया मैंने यहाँ पर पहले नंबर 1 और नंबर 4 के बीच में सेमीफाइनल करवाया, जो भी इसका विजेता रहेगा वो यहाँ पर f1 के अंदर आ जाएगा, और यहाँ फिर num2 और num3 के अंदर मैंने एक टूर्नामेंट करवाया सेमीफाइनल, और इसके अंदर जो भी इन दोनों में से जो बड़ा रहेगा वो f2 के अंदर आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो f1 और f2 हमने बनाए हैं इन दोनों के बीच में फाइनल करवा देंगे। अब फाइनल के लिए फिर हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, और इस इफ कंडीशन के अंदर हम लिख देंगे f1 इज ग्रेटर देन f2। ठीक है, अगर f1 f2 से बड़ा होता है तो हमें क्या प्रिंट करवाना है,
प्रिंट हमें करना है str, हाँ हम पहले लिखेंगे str और str के अंदर हम लिख देंगे f1, ठीक है, और हम कॉन्केटिनेट कर देंगे यहाँ पर स्ट्रिंग्स को, ठीक है, हम कॉन्केटिनेट करके लिख देंगे इज ग्रेटेस्ट। तो क्या होगा, f1 में जो नंबर असाइन हुआ है, f1 जो वेरिएबल है उसके अंदर जो भी नंबर असाइन हुआ है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, str का यूज करके हमने उसको यहाँ पे प्रिंट करवा लिया है और उसमें हमने कॉन्केटिनेट करके लिख दिया कि ये जो नंबर है ये ग्रेटेस्ट है, ठीक है। और अगर f1 बड़ा नहीं होता है तो क्या होगा, f1 अगर बड़ा नहीं रहता है तो क्या हो जाएगा, आपको पता है क्या होगा, हम लोग यहाँ पर f2 को ग्रेटेस्ट बना देंगे, बहुत इजी है, f2 इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर str और इसके अंदर मैं लिख दूंगा f2, ऑलराइट, और f2 के बाद में मैं इसको कॉन्केटिनेट कर दूंगा प्लस लगाकर और यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिख दूंगा, इसके अंदर मैं लिख दूंगा इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, लॉजिक आपको समझ आया, बहुत सिंपल लॉजिक है, कुछ भी नहीं किया हमने, बहुत इजी था ये। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हम लोगों ने 4 नंबर जो थे वो यूजर से एंटर करवाए, फिर उन 4 नंबर्स के बीच में हमने सेमीफाइनल करवाया और एक फाइनल करवाया, और फाइनल का जो भी फिर विनर रहेगा वो यहाँ पर ग्रेटेस्ट बन जाएगा, सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसको हम इस प्रॉब्लम को जो है हम रन करके देखते हैं, और रन करने के बाद हमें क्या पूछ रहा है, नंबर 1 पूछ रहा है, जैसे मैंने लिखा नंबर 1 45, नंबर 2 लिखा मैंने 852 और नंबर 3 लिख दिया मैंने 78 और नंबर 4 लिख दिया मैंने 5। तो देखिए मुझे 852 इज ग्रेटेस्ट करके आंसर मिल गया है, मतलब अभी हमारा सबसे बड़ा नंबर इस पूरी लिस्ट में से कौन सा था, हमारा सबसे बड़ा था 852, तो वो हमें आंसर मिल गया है। तो इसी के साथ हमने प्रॉब्लम 1 को सॉल्व कर लिया, काफी इजी थी प्रॉब्लम 1, हमें 4 नंबर एंटर करवाने थे यूजर से और उन नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर हमें डिस्प्ले करना था, तो वो हमने कर चुके हैं। अगर हम फिर से इसको रन करें, अलग अलग नंबर दे दें, लाइक कुछ भी हम नंबर दे दें और उसके बाद में अगर हम पूछते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है तो वो सारे नंबर्स बता देगा। बस मैंने यहाँ पर क्या किया है, डॉट लगा दिया था, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं था इसलिए क्योंकि हमने इंट का यूज़ किया है, फ्लोट का नहीं, ठीक है, हम इंट में टाइप कास्ट कर रहे हैं। तो फिर से मैं इसको रन कराता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की जगह में, ठीक है। अब इसके बीच में सबसे बड़ा नंबर अगर मैं चाहता हूँ मुझे पता चल जाए, तो उसने मुझे बता दिया 54654646464645 इज ग्रेटेस्ट, ऑलराइट। सो ऐसे करके हम सबसे बड़ा नंबर पता कर सकते हैं यहाँ पे इफ और एल्स की मदद से। तो इतना इजी हो जाता है, इफ और एल्स का यूज करके हम किसी भी प्रोग्राम को इतने इजीली बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैंने 19 लाइंस का एक प्रोग्राम बनाया है, उससे हम सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर पता कर पा रहे हैं। सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की साइड और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है। यहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है हमारा प्रॉब्लम नंबर 2। तो यहाँ लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट वेदर ए स्टूडेंट इज पास और फेल if it requires a total of 40% and at least 33% in each subject to pass. Assume 3 subjects and take marks as an input from the user. तो यहाँ पर मुझसे पूछा गया है कि मुझे स्टूडेंट पास है या फेल है ये बताने के लिए, ये डिटेक्ट करने के लिए प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है कि भाई स्टूडेंट पास तभी होगा जब उसको टोटल 40% मार्क्स आएंगे और हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 33% उसके रहेंगे या 33 मार्क्स रहेंगे, परसेंट नहीं ले तो, ठीक है। तो आपको समझ आया, क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो डिटेक्ट कर पाए कि स्टूडेंट पास है या फेल है, ठीक है। और उसका क्राइटेरिया दिया हुआ है पास होने का, टोटल 40% मार्क्स सारे सब्जेक्ट को मिलाकर और हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 33% उसके होना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने एक और चीज़ बोली है कि यहाँ पर हमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स को अज्यूम करना है और उन 3 सब्जेक्ट्स जो हैं उनके मार्क्स जो है हमें यूज़र से ही लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक नई फाइल बना लेंगे और इसका नाम रखेंगे हम pr_02.py। ये प्रॉब्लम नंबर 2 है और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यूज़र से 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करवा लेंगे। तो उसके लिए हम लोग एंटर करवाने के लिए sub1 लिखेंगे, ठीक है, और sub1 इक्वल्स टू लिख देंगे हम इंटीजर में टाइप कास्ट करके। जैसा कि आपको पता ही है कि जब भी हम लोग इनपुट लेते हैं तो उसका आउटपुट जो होता है हमेशा स्ट्रिंग होता है, तो उसे इंटीजर में हम लोगों को टाइप कास्ट करवाना पड़ता है, ठीक है।
ठीक है। और इस इनपुट के अंदर मैं लिख देता हूँ एंटर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है, एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं और एक स्पेस दे देते हैं। और इसी तरीके से 2 सब्जेक्ट्स का और बना देते हैं, क्योंकि हम लोगों को 3 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करवाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 सब्जेक्ट्स के और मार्क्स एंटर करवा देते हैं। यहाँ सिर्फ हम चेंज करेंगे मल्टी कर्सर्स का यूज़ करके, ऑल्ट दबाएंगे, ऑल्ट दबाकर जहाँ भी क्लिक करेंगे वहाँ पर एक और कर्सर आ जाएगा और चेंज कर देंगे, ठीक है, इसको 3 कर देंगे। अब क्या करना है हमें, हमसे बोला गया है कि 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको इनपुट लेना है और उसके बाद में हमें बोला गया है कि क्राइटेरिया दिया है कि भाई 40% मार्क्स होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 33% होना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग 33% वाला जो हमारा क्राइटेरिया है उसके लिए कोड लिख देते हैं इफ़ का यूज़ करके। यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशंस का, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिखें इफ़ सब्जेक्ट 1 जो है वो लेस देन है 33 से, 33 ही है ना, हाँ 33 से, और सब्जेक्ट 2 जो है, ठीक है, वो लेस देन है 33 से, और का यूज़ करेंगे हम फिर से, या सब्जेक्ट 3, ठीक है, सब्जेक्ट 3 जो है वो लेस देन है 33 से, ठीक है। तो क्या होगा, तो हम लोगों को प्रिंट करवाना है कि यू आर फेल, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिख देंगे हम लोग यू आर फेल। अब फेल क्यों हुए हैं ये रीजन भी बता देते हैं हम लोग, बिकॉज यू हैव लेस देन 33% in one of the subject, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यूज़र को बता दिया है भाई आप क्यों फेल हो, ठीक है। आप फेल इसलिए हो क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं वो किसी एक सब्जेक्ट में 33% से कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें, हम लोगों ने सबसे पहले हमारी जो पहली कंडीशन थी, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हमें बताया गया था कि भाई कम से कम 33% होने चाहिए हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए। तो हम लोगों ने उस यहाँ पर एलिजिबिलिटी को यहाँ पर हमने एक कंडीशन बनाकर लिख दिया है कि अगर सब्जेक्ट 1 में 33% से कम मार्क्स हैं, या सब्जेक्ट 2 में 33% से कम मार्क्स हैं, या सब्जेक्ट 3 में 33% मार्क्स से कम मार्क्स हैं, ठीक है, तो हम लोगों को प्रिंट करना है कि यूज़र फेल हो चुका है, ठीक है, स्टूडेंट फेल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक पहली कंडीशन तो दे दी है। अब इसके अंदर एक एलिफ और बना देते हैं। एलिफ में हम लोग लिख देते हैं हमारी जो सेकंड कंडीशन, हमसे सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है कि भाई टोटल जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनका टोटल जो है वो 40% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, एलिफ के अंदर हम लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है, ऑलराइट। इस फॉर्मूले में हम लोग लिख सकते हैं सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3, ठीक है। यहाँ पर हम तीनों सब्जेक्ट को ऐड करा लेंगे और इन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड होकर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है। अगर ये डिवाइड करने के बाद इसका परसेंटेज जो है वो लेस देन 40 होता है, लेस देन 40 बोला गया है, अगर लेस देन 40 होता है तो यूज़र फेल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमने दोनों कंडीशन को लिख दिया। अब इसके अंदर हम प्रिंट लिख देते हैं, प्रिंट के अंदर हम लिख देंगे यू आर फेल बिकॉज your total percentage is less than 40%, ठीक है। सो यहाँ पर हमने यूज़र को उसका रीज़न भी बता दिया कि आप क्यों फेल हैं, ठीक है। दोनों स्टेप्स में हमने पहले बता दिया कि भाई पहले 33% से कम है हर सब्जेक्ट में, और दूसरे में आपका टोटल 40% से कम है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर यूज़र पास हो जाता है उसके लिए कंडीशन लिखेंगे। अगर के लिए मैंने आपको बताया था इफ़ एलिफ का एक और होता है एल्स, ठीक है। सो ये लेटर हमने बना दी पूरी जैसा मैंने आपको बताया था, और इसमें हम प्रिंट कर देंगे यू आर पास, कॉन्ग्रेचुलेशन और लिख देंगे जिसमें खुशी हो बच्चे को, ठीक है।
कॉन्ग्रेचुलेशंस और कॉन्ग्रेचुलेशंस यू पास द एग्जाम। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ठीक है, हमसे बोला गया था कि हमें 3 नंबर जो है, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो एंटर करवाने हैं यूजर से। तो हम लोगों ने सबसे पहले सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 नाम से 3 वेरिएबल बनाए। उन 3 वेरिएबल्स के अंदर हम लोगों ने इनपुट ले लिया उनके मार्क्स। ठीक है, अब हम लोगों ने पहली जो हमारी कंडीशन दी थी उसने कि कब पास होंगे बच्चे, वो तब पास होंगे जब उनके हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 33% हो। ठीक है, तो हम लोगों ने वो कंडीशन यहाँ पर लिख दी इफ़ के अंदर। और का यूज़ किया है यहाँ पर मैंने, और मतलब एक लॉजिकल ऑपरेटर है, मतलब सब्जेक्ट 1 में 33% से कम हो या सब्जेक्ट 2 में 33% से कम हो, या और का मतलब या सब्जेक्ट 3 में 33% से कम हो, तो हमें प्रिंट कराना है कि भाई आप फेल हो चुके हो। वरना एलिफ का मतलब वरना हम तीनों का ऐड करके हम डिवाइड करेंगे 3 से, और अगर वो 40 से कम है तो हम प्रिंट कर देंगे यू आर फेल बिकॉज योर टोटल इज लेस देन 40%। ठीक है, और अगर ये दोनों कंडीशन ही फॉल्स रहती हैं तो उस कंडीशन में हमने एल्स लिख दी है कि भाई ऊपर वाली अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो आप पास हो गए हो। ठीक है, तो ऐसे हमने इस प्रोग्राम को बना लिया। अब इसको हम रन करा कर देख लेते हैं। हमसे पूछा जा रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट 1 के मार्क्स हम लिख देते हैं 45, और सब्जेक्ट 2 के 85, और सब्जेक्ट 3 का हम लिख देते हैं 78। तो मुझे बता दिया कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर पास्ड, यू पास द एग्जाम। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ये एप्लीकेशन। इसको थोड़ा और अच्छा लगे जिससे मुझे पता चल जाए कि भाई मेरे टोटल मार्क्स कितने आए हैं, है ना। बच्चे को ये भी दिखना चाहिए ना कि आप पास तो हो गए बट आपके मार्क्स कितने आए हैं। तो इसके लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हम अगर लिखें प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिख दें हम लोग प्रिंट के अंदर हम लोग लिख देते हैं यू गॉट, एफ स्ट्रिंग का यूज कर देते हैं। एफ स्ट्रिंग के बारे में मैं आपको बता दूंगा पहले। यू गॉट ए परसेंटेज इन द एग्जाम। ठीक है, अब मैंने यहां पर एफ स्ट्रिंग का यूज कर रहा हूं मैं। एफ स्ट्रिंग क्या होता है, अगर हम लोग एफ स्ट्रिंग का यूज करें तो हम किसी भी वेरिएबल को अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने प्रिंट फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर a इक्वल्स टू एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, सिमिलर यही फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, मुझे क्योंकि परसेंटेज बताने हैं बच्चे के कितने परसेंट आए हैं, तो मैं इस फॉर्मूले को इस a के अंदर डाल देता हूँ, इस वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, देखिए ये तो हमारा क्वेश्चन वाला पार्ट था, ये थोड़ा सा सिखाने वाला पार्ट है। ठीक है, एफ स्ट्रिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है कि भाई हमें बच्चा पास है या फेल है ये तो पता चल गया, पर बच्चे के परसेंट कितने हैं ये पता करना है। तो परसेंट करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, तीनों का ऐड करके हम डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं, तो हमें 100 में से परसेंट जो भी रहता है वो पता चल जाता है। ठीक है, बट अगर हमें लाइक टोटल में से करना है तो उसके टोटल अगर 3 हटाएंगे और टोटल हमें लिखना पड़ेगा वैसे में। ठीक है, बट यहाँ पर हमें 100 आउट ऑफ चाहिए था, इसलिए परसेंटेज ऐसे निकाल देते हैं हम लोग, बट डिफरेंट केसेस में अलग अलग यूज़ करना पड़ता है। बट यहाँ पर हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर ये फॉर्मूला रख दिया है, और यहाँ पर मैंने प्रिंट लिखा हुआ है, एक एफ लिखा हुआ है। यहाँ पर एफ का मतलब एफ स्ट्रिंग लिखा हुआ है। इसका यही होता है सिंटेक्स, कुछ भी नहीं, एफ लगाना रहता है हमें स्ट्रिंग के आगे, और उसके अंदर मैंने इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके ए लिख दिया है। इसका मतलब ये ए जो है, ये जो फ्लोट वैल्यू हमने यहाँ पर इसकी जो दी है वो यहाँ पर आ जाएगी प्रिंट के अंदर, और वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ अभी, और अभी मैं लिखूं कि मेरे जो मार्क्स हैं फर्स्ट सब्जेक्ट में वो 45 हैं, 78 हैं और 65 है, तो देखिए मुझे हमारे परसेंटेज भी पता चल गए कि भाई मुझे 62.6664% आए हैं एग्जाम के अंदर। तो ये इतना इजीली काम करता है एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी भी वेरिएबल को हमें प्रिंट करवाना होता है अपने प्रिंट फंक्शन के अंदर। ठीक है, सो इतना ईजी है एफ स्ट्रिंग। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी यहाँ पर एंड हो चुका है। देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला जा रहा है आ स्पैम कमेंट इज डिफाइंड एज अ टेक्स्ट कंटेनिंग द फॉलोइंग कीवर्ड। तो इसने क्या बोला है कि हमें यहाँ पर डिटेक्ट करना है कि हमारा जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं, जो यूज़र टेक्स्ट लिख रहा है, उसमें स्पैम है या नहीं है। स्पैम कब आता है, स्पैम जो भी रहता है लाइक कमेंट्स जो रहते हैं उसमें आपने देखा होगा, लाइक आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आपने देखा होगा लिखा रहता है एडवर्टाइज के ऊपर मेक अ लॉट ऑफ मनी, बाय नाउ, सब्सक्राइब नाउ, क्लिक दिस, ऐसे ऐसे काफ़ी कमेंट लिखे रहते हैं। तो
हमें ये पता करना है कि ये जो कमेंट है ये इस टाइप के वर्ड लिखे हैं तो ये कमेंट स्पैम है होगा, ये डिटेक्ट करवाना है हमारे प्रोग्राम को। सो ऐसा प्रोग्राम बताना है हमें कि जिसके अंदर ऐसे अगर कोड लिखे हुए हैं, ऐसे अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो स्पैम है या नहीं है ये पता कर पाए हमारा प्रोग्राम। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपना पहले एक न्यू फाइल बना लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। फाइल का हम लोग नाम लिखते हैं pr_03.py। थर्ड प्रॉब्लम है हमारी, सो 03.py रख देते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमें बताना है कि भाई जो टेक्स्ट इनपुट करवाया है यूज़र ने उसके अंदर कोई स्पैम कमेंट है या नहीं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। इनपुट में हम लिख देते हैं एंटर द टेक्स्ट, ठीक है। इसके अंदर हम लिख देंगे एंटर द टेक्स्ट, एंटर द टेक्स्ट। अभी क्या होगा, अभी यूज़र जो है वो एक टेक्स्ट को एंटर करेगा, ठीक है। अब मुझे पता करना है ये जो टेक्स्ट एंटर कर रहा है यूज़र, इसके अंदर कोई स्पैम कमेंट है या नहीं है, मतलब कि उसके अंदर कुछ इस तरीके के वर्ड है या नहीं है। ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है कि भाई मेक अ लॉट ऑफ मनी, बाय नाउ, सब्सक्राइब ना दिस, क्लिक दिस, ठीक है, इस टाइप के कमेंट्स तो नहीं है। ये मुझे डिटेक्ट करके बताना है मेरे प्रोग्राम को। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक नॉर्मली इफ़ जो स्टेटमेंट है इसका यूज़ करूँगा और इफ़ के अंदर मैं लिखूँगा पहले तो स्ट्रिंग का यूज़ करके, डबल कोट्स का यूज़ करके। पहला हमारा कमेंट जो है मेक अ लॉट ऑफ मनी, मेक अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी। और इस स्ट्रिंग के बाद में मैं क्या करूँगा, मैं इन का यूज़ करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया था इन का यूज़ हम तब करते हैं जब भी हमें किसी भी किसी लिस्ट के अंदर या किसी स्ट्रिंग के अंदर पता करना हो कि वो चीज़ प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेक अ लॉट ऑफ मनी यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ और ये पता नहीं करना चाहता हूँ कि ये हमारा जो टेक्स्ट यूज़र एंटर कर रहा है उसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है। तो इनका यूज़ करूँगा मैं और इनके बाद लिखूँगा टेक्स्ट। तो मुझे पता करना है कि भाई मेक अ लॉट ऑफ मनी टेक्स्ट के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। अगर है, इफ़ का यूज़ किया है हमने, अगर है तो मैं लिखूँगा स्पैम, स्पैम करके एक वेरिएबल बना लूँगा और उसमें लिखूँगा, मैं असाइन करा दूँगा ट्रू, मतलब स्पैम इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, एक एलिफ कंडीशन बना लूँगा और एलिफ के अंदर मैं लिख दूँगा, एलिफ के अंदर मैं लिख देता हूँ, सेकेंड कमेंट हमारा क्या था, क्लिक दिस, राइट, क्लिक दिस, क्लिक दिस, ठीक है, और एक स्पेस इन टेक्स्ट, ठीक है। अब अगर क्लिक दिस भी है तो भी स्पैम ट्रू रहेगा, राइट, स्पैम हो जाएगा हमारा ट्रू। और ऐसे ही मैं एलिफ के एक दो और बना लेता हूँ क्योंकि हमारे 4 कमेंट है, राइट, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और बना देता हूँ, यहाँ मैं एक और बना देता हूँ। तो क्लिक दिस हो गया और थर्ड हमें बोला गया है सब्सक्राइब दिस बाय नाउ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब दिस, सब्सक्राइब दिस बाय नाउ, बाय नाउ इन टेक्स्ट। अगर ये कोई भी अब कमेंट होता है तो मेरा जो स्पैम रहेगा वो ट्रू हो जाएगा। तो मैंने एक इफ़ का यूज़ किया है, उसके बाद मैंने मल्टीपल एलिफ का यूज़ किया है। सो ये हमारी इफ़ एलिफ लैडर बन गई है। इसको कंप्लीट करने के लिए मैं एक एल्स का यूज़ कर लेता हूँ। अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, ये सारे कमेंट्स हमारे प्रोग्राम के अंदर नहीं है, तो क्या होगा, स्पैम इसके अंदर अवेलेबल नहीं होगा। तो स्पैम को हम रख देंगे फॉल्स, ठीक है। अगर ये सारे कमेंट्स नहीं है हमारे टेक्स्ट के अंदर, यूज़र ने जो एंटर किया है अगर ये सारी कंडीशन फेल हो चुकी हैं तो एल्स वाला प्रिंट हो जाएगा, जो कि है स्पैम इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब जो स्पैम मैंने वेरिएबल बनाया है यहाँ पर हर जगह, हर इफ़ के अंदर स्पैम वेरिएबल बनाया है, अगर मैं इसके लिए कंडीशन लिख दूंगा इफ़ स्पैम जो है वो प्रेजेंट है। अगर इफ़ के अंदर जो है स्पैम है तो क्या करना है, उसे प्रिंट करना है कि योर टेक्स्ट इज, प्रिंट उसे करना है दिस टेक्स्ट इज कंटेनिंग स्पैम, या दिस टेक्स्ट इज, दिस टेक्स्ट इज अ स्पैम, ठीक है। आ नहीं लिखेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, एक ये पहले इफ एल्स की मदद से मैंने सारे इन का यूज़ किया है और टेक्स्ट को पहले मैंने आइटरेट कर लिया है, ठीक है, पता कर लिया है। अब अगर स्पैम जो है
वो अगर प्रेजेंट है तो ये प्रिंट होगा कि हमारे आपके जो टेक्स्ट है उसके अंदर स्पैम है, और अगर नहीं है तो एल्स का यूज़ करके मैं लिख दूंगा, एल्स का यूज़ करेंगे और इसके अंदर एक प्रिंट लिख देंगे, और प्रिंट के अंदर हम लोग लिख देंगे दिस टेक्स्ट इज नॉट ए स्पैम। ठीक है, दिस टेक्स्ट इज नॉट स्पैम। तो इसको एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या किया है, मुझसे पूछा गया था कि भाई यूज़र जो एंटर कर रहा है उसमें कुछ इस तरीके के वर्ड तो नहीं है जो कि स्पैम है। अब वर्ड कैसे, मेक अ लॉट ऑफ मनी या क्लिक दिस, सब्सक्राइब दिस, बाय नाउ। ठीक है, तो ये मुझसे बोला गया था, तो मैंने क्या किया, मैंने यही चीज़ें लिख दी, स्ट्रिंग बना ली, मेक अ लॉट ऑफ मनी, इफ़ का यूज़ किया, अगर वो अवेलेबल है टेक्स्ट के अंदर तो स्पैम ट्रू हो जाएगा, क्लिक दिस अवेलेबल है तो स्पैम ट्रू हो जाएगा, सब्सक्राइब दिस अवेलेबल है तो स्पैम ट्रू हो जाएगा, बाय नाउ अवेलेबल है तो स्पैम ट्रू हो जाएगा। वरना ये सारी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो एल्स का मैंने यूज़ किया है, एल्स का यूज़ कर दिया है मैंने, और स्पैम को लिख दिया है मैंने फॉल्स। ठीक है, और अगर स्पैम, अब मैं स्पैम के लिए लिख रहा हूँ कोड, और मैंने यहाँ पर लिख दिया इफ़ अगर स्पैम अवेलेबल है तो मेरा प्रिंट करना है, हमारे जो पाइथन इंटरप्रेटर है उसको प्रिंट करना है दिस टेक्स्ट इज अ स्पैम, नहीं तो उससे प्रिंट करना है दिस टेक्स्ट इज नॉट अ स्पैम। अगर मैं इसको रन करवाता हूँ तो देखिए मुझसे पूछा जा रहा है पहले कि भाई टेक्स्ट एंटर करो। अब मैं इसके अंदर कुछ ऐसे लिखता हूँ, शिवम प्लीज सब्सक्राइब दिस। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शिवम प्लीज सब्सक्राइब दिस। ठीक है, और जैसे एंटर करता हूँ मुझे बता देता है कि भाई दिस टेक्स्ट इज नॉट अ स्पैम। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने सब्सक्राइब दिस के बाद यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस लगा दिया था। ठीक है, अभी मैं इसको फिर से रन करता हूँ और देखिए मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब दिस, सब्सक्राइब दिस। ठीक है, और अब मुझे बता रहा है द टेक्स्ट इज अ स्पैम, द टेक्स्ट इज स्पैम। ठीक है, इसी तरीके से मैं फिर से रन करता हूँ, कुछ लिखता हूँ लाइक संचिता क्लिक दिस और एंटर करता हूँ तो उसने मुझे बता दिया नहीं ये स्पैम नहीं है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो है वो रन हो रही हैं करेक्टली, आप देख पा रहे हो। अगर मैं इसको फिर से रन करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्लिक दिस, तो मुझे बता देगा भाई टेक्स्ट के अंदर स्पैम है। तो इस तरीके से वर्क करता है। सो ऑलराइट, हमने इसी के साथ में प्रॉब्लम नंबर 3 जो है उसको भी सॉल्व कर लिया है, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। सो देख लेते हैं हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है। हमसे प्रॉब्लम नंबर 4 में लिखा गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ गिवन यूजर नेम कंटेन्स लेस देन 10 कैरेक्टर्स और नॉट। अरे बहुत ही इजी सुपर सिंपल क्वेश्चन है ये मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा। इसमें मैं आपको हिंट दे सकता हूँ पर मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको देखिए मैं हिंट दे देता हूँ क्या करना है आपको। नॉर्मली स्ट्रिंग फंक्शन एक है लेन करके, उस लेन फंक्शन का यूज़ करना है आपकी स्ट्रिंग में, और एक नॉर्मल सा फिर उसके बाद में इफ़ जो कंडीशन है स्टेटमेंट है उसका यूज़ करके आप इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने सॉल्व कर लिया और मेरे कमेंट में बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा आप डेली एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो मेरे सारे सेशंस में। और कमेंट चाहिए भाई, मुझे देखना है कि आप लोग सच में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर पढ़ रहे हैं तो आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, और नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ 4th वाला। इसके साथ ही हम लोग 5th क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन में मुझसे क्या बोला गया है, राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड्स आउट वेदर अ गिवन नेम इज प्रेजेंट इन अ लिस्ट और नॉट। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको मैं करवाऊंगा सॉल्व। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा इसको करने में। तो मैं एक काम करता हूँ, एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, इसका नाम लिखता हूँ मैं PR_05.py। ऑलराइट, 4 जो है वो मैंने स्किप कर दिया है, भूला नहीं हूँ, मैंने स्किप किया, आप लोगों को करना है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं 05.py नाम से मैंने एक फ़ाइल बना ली है। इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझसे बोला गया है कि भाई एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो आपकी लिस्ट को आइटरेट करके बता सके कि वो जो नाम हम लोग बता रहे हैं, हम लाइक यूज़र से जो नाम वो लिखेगा, यूज़र अपना नाम लिखेगा, वो नाम उस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। एक लिस्ट बनानी है प्रोग्राम के अंदर और बताना है कि भाई यूज़र का नाम उस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक लिस्ट नाम, एक फ्रेंड नाम से मैं एक लिस्ट बना लूँगा। इसका नाम लिखता हूँ मैं फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड्स नाम से एक लिस्ट बना लेता हूँ। इसको मैं इसके अंदर मैं कुछ फ्रेंड्स के नाम लिख देता हूँ। लिस्ट कैसे बनाते हैं आपको पता है ना,
स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके इसमें कुछ नाम लिख देता हूँ। इसमें मैं अपना नाम लिख देता हूँ पहले, शिवम, और इसके बाद लिख देता हूँ मैं संचिता, और मैं लिख देता हूँ कुशाग्र, और एक और नाम लिख देता हूँ मैं वैभव, और एक और लिख देते हैं हम लोग अभी मैं लिख देता हूँ पीयूष, और एक और लिख देते हैं, बड़ी लिस्ट कर देते हैं इसको, शिवानी। एस मैं कैपिटल नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है पाइथन। अगर मैं एस कैपिटल यूज़ करूँगा सो मुझे इनपुट में भी एस कैपिटल लिखना पड़ेगा, वरना क्या होगा, वरना ये एरर थ्रू कर देगा। ठीक है, सो मैंने एक लिस्ट बना ली है, उसके अंदर मेरे कुछ फ्रेंड्स के मैंने नाम लिख दिए हैं, शिवम, संचिता, कुशाग्र, वैभव, पीयूष, शिवानी। और अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि भाई जो यूज़र नेम लिख रहा है, पहले मैं यूज़र से उसका नाम पूछ लेता हूँ। यूज़र से नाम पूछने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम करके, और उसमें इनपुट लिख देता हूँ। इनपुट में मैं लिख देता हूँ प्लीज़ एंटर योर नेम। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ प्लीज़ एंटर योर नेम टू चेक। ठीक है, उसको चेक करना है ना कि लिस्ट में उसका नाम प्रेजेंट है या नहीं है। इसके बाद मैं \n का यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा नेक्स्ट लाइन में लिखेगा तो यहाँ पर क्या किया, मैंने एक लिस्ट बना ली है, उसमें कुछ फ्रेंड्स करके लिस्ट बनाई है, मैंने फ्रेंड लिस्ट बनाई है, उसमें कुछ दोस्तों के मैंने नाम लिख दिए हैं। अभी मैंने एक इनपुट यूज़र से लिया है, उसका नाम इनपुट करवा रहा हूँ मैं इस वेरिएबल में नेम के अंदर, और जैसे यूज़र जो है वो अपना नाम लिखेगा तो फिर मुझे चेक करना है कि भाई ये जो नाम है ये इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जब भी हमें आइटरेट करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम लोग इन का यूज़ करते हैं, किसी भी लिस्ट को आइटरेट करना होता है तो ये एक फंक्शन है। ठीक है, इसका सॉरी इनका। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नेम, इफ़ नेम। ठीक है, इफ़ का यूज़ किया मैंने, और नेम जो है इनपुट जो ले रहा हूँ मैं वो। ठीक है, सो इफ़ नेम इन फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हमारी लिस्ट जो है, अगर नेम जो है वो हमारी फ्रेंड लिस्ट के अंदर है तो हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है यस योर नेम इज प्रेजेंट इन द लिस्ट। हमें प्रिंट करना है यस योर नेम इज प्रेजेंट इन द लिस्ट। ठीक है, तो देखिए अगर नाम जो है जो इनपुट कर रहा है यूजर वो अगर फ्रेंड लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है तो हम प्रिंट करवा रहे हैं यस आपका नाम प्रेजेंट है लिस्ट के अंदर, वरना अगर नहीं है तो हम एल्स का, एक सिंपल एल्स का यूज़ करेंगे और इसके अंदर लिख देंगे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम लोग डाल देंगे योर नेम इज़ नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। ठीक है, सो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहता मैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इज़ नॉट कर देते हैं इसको, इज़ नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। तो अभी क्या होगा, अभी मैं अपनी लिस्ट को आइटरेट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं कुछ नाम दिए हुए हैं। अगर मैं इसको रन करूं और रन करा के देखता हूं, अगर मुझसे पूछता है कि भाई प्लीज़ एंटर योर नेम टू चेक, और मैं अपना नाम लिखता हूं शिवम, मैं शिवम लिखता हूं और एंटर दबाता हूं, देखिए उसने मुझे बता दिया यस योर नेम इज़ प्रेजेंट इन द लिस्ट। मैं इसको फिर से रन करता हूं, मैं यहाँ पर चेक करता हूँ संचिता, संचिता चेक करता हूँ, यहाँ पे एंटर दबाता हूँ यस योर नेम इज़ नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। अगर मैं इसको फिर से रन करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सूरज, देखिए उसने मुझे बता दिया यस योर नेम इज़ प्रेजेंट इन द लिस्ट। ये क्या हो रहा है, यस योर नेम इज़ नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। एक्चुअली मैंने ये यस जो लिखा हुआ था ये यस नहीं हटाया, इसलिए वो वहाँ पर यस प्रिंट हो गया, नो योर नेम इज़ नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। अगर मैं इसको फिर से रन कर रहा हूँ तो देखिए क्या होगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिर सूरज लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, देखिए मुझे बता दिया कि भाई ये जो नाम है ये लिस्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, मैं इसको फिर से रन करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ विशाल को मैं कराता हूँ तो वो बोलता है नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। मैं यहाँ लिखता हूँ दिशा, देखिए मुझे बता दिया है कि दिशा भी इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। सो ऐसे वर्क कर रहा है हमारा प्रोग्राम। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एक लिस्ट बना दिया है, हमने फ्रेंड्स नाम से एक लिस्ट बनाया, उसके अंदर कुछ फ्रेंड्स के नाम रख दिए मैंने, फिर मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ, उसका नाम वो जैसे इनपुट कर रहा है तो मैं इफ़ कंडीशन का यूज़ करके उसमें आइटरेट कर रहा हूँ इस लिस्ट को कि भाई ये जो नाम है वो इस फ्रेंड लिस्ट के अंदर अवेलेबल है या नहीं है।
अगर प्रेजेंट है तो वो बता देगा कि हाँ प्रेजेंट है, एल्स नहीं तो ये प्रिंट कर देगा नहीं है। सो इतना सिंपल था हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, और मजा आया। आई होप आप लोगों को भी मजा आया हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट फ्रॉम हिज मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्कीम। ठीक है, यहाँ मुझसे बोला गया कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो बच्चा अगर उसके मार्क्स लिखे तो उसका ग्रेड बता दे कि भाई वो कौन से ग्रेड में है। यहाँ पर एक ग्रेडिंग स्कीम भी दी हुई है कि अगर उसके मार्क्स 90 से 100 के बीच में आ रहे हैं तो वो एक्सीलेंट स्टूडेंट है, ग्रेड उसका एक्सीलेंट रहेगा। 80 से 90 के बीच में है तो ए रहेगा, 70 से 80 के बीच में है तो बी रहेगा, 60 से 70 के बीच में है तो सी, 50 से 60 के बीच में डी, और 50 से कम फेल। ठीक है, तो हम चलते हैं फटाफट से एक फाइल बना लेते हैं। इस फाइल का हम लोग नाम रखते हैं PR_06.py। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा। हम 6 क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले मुझसे बोला गया था कि मुझे भाई स्टूडेंट से उसके मार्क्स पूछने, तो उसके मार्क्स क्या है। मार्क्स के लिए मैं यहाँ पर एक मार्क्स करके वेरिएबल बना लेता हूँ और इसके अंदर इनपुट ले लेता हूँ। मैं कुछ इंट प्रकार का इनपुट लेना है मुझे। सो इंट को टाइप कास्ट करने के लिए इंट लिखते हैं और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं इनपुट, और इनपुट के अंदर मैं लिख दूंगा एंटर योर मार्क्स। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो अपने मार्क्स लिखेगा, एंटर योर मार्क्स। हम यूज़र से उसके मार्क्स एंटर करवा रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ \n और लगा देता हूँ, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, सो हम लोगों ने यूज़र से उसके मार्क्स एंटर करवा लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, उसके ग्रेड बताना है कि भाई आपका इतना मार्क्स था तो आपका ये ग्रेड है। तो ये करने के लिए मैं इफ और एल्स का यूज़ करूंगा। एक बहुत ही सिंपल इफ एल्स एलिफ का जो लेडर होता है उसका यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे इफ अगर मार्क्स जो है, मुझसे क्या बोला गया था कि मार्क्स जो है अगर कितना होना चाहिए, अगर मार्क्स जो है वो 90 से 100 के बीच में है। ठीक है, 90 से 100 के बीच में है तो एक्सीलेंट स्टूडेंट है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, अगर मैं मार्क्स जो है ग्रेटर देन का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर रिलेशनल हम लोग ऑपरेटर का यूज़ कर लेते हैं। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 90 से, अगर 90 से ज़्यादा या 90 के बराबर है तो क्या होगा, स्टूडेंट का ग्रेड क्या होगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं ग्रेड। स्टूडेंट का ग्रेड क्या होगा, वो रहेगा एक्सीलेंट, EX। ठीक है, एक्सीलेंट, EX स्टैंड फॉर एक्सीलेंस। ठीक है, वरना एलिफ का यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पर एलिफ का यूज़ करेंगे। मार्क्स अगर कितना है, अगर वो 80 से कम है या 80 से ज़्यादा है या 80 के बराबर है। ठीक है, 80 के बराबर या 80 से ज़्यादा है तो उसको कौन सा ग्रेड देना है, उसको हमें ग्रेड देना है A। ठीक है, कुछ स्कूल्स में ग्रेडिंग सिस्टम अलग होता था, एक्सीलेंट की जगह A++ होता था, पर मैंने एक्सीलेंट यूज़ कर लिया है। सो आप अपने हिसाब से भी इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं A कर देता हूँ। ठीक है, सो अगर उसके 90 से ज़्यादा मार्क्स है या 90 के बराबर है तो उसका जो ग्रेड रहेगा वो एक्सीलेंट रहेगा। उसके 80 से ज़्यादा मार्क्स है या 80 मार्क्स है तो ग्रेड रहेगा A। अगर उसके मार्क्स, एलिफ को हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, अभी हमें 2-3 बार इसकी ज़रूरत पड़ने वाली, बार यूज़ नहीं करें, हम इसको कॉपी करते जाते हैं। हम लोग 3-4 बार कॉपी कर देते हैं। ठीक है, सो अगर उसके मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं या 80 के बराबर हैं तो इसका ग्रेड रहेगा A, वरना उसका ग्रेड रहेगा B, वरना C और वरना D। और D भी नहीं तो एक हम लोग और लिख देते हैं यहाँ पर फेल। ठीक है, यहाँ पर फेल के लिए F लगा देते हैं, F मतलब फेल। ठीक है, सो यहाँ पर मैं मार्क्स देता हूँ, 80 दिया है, मैं यहाँ पर 70 कर देता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ 60, यहाँ मैं कर देता हूँ 50। ठीक है, और फेल के लिए जो भी 50 से कम है, 50 से अगर कम है तो मार्क्स जो है वो लेस देन इक्वल्स है 50 से, तो वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो बोला गया था मुझसे कि भाई ग्रेडिंग ऐसे देनी है, वो ऐसे तरीके से मैंने ग्रेडिंग दे दी है। तो देखिए, अगर मार्क्स जो है वो 90 के बराबर या उससे ज़्यादा है तो ग्रेड एक्सीलेंट रहेगा स्टूडेंट का। अगर मार्क्स 80 से ज़्यादा है, 80 के बराबर है तो A रहेगा, 70 से ज़्यादा है उसके बराबर है तो B, 60 से ज़्यादा है उससे बराबर है तो C, 50 से ज़्यादा या उसके बराबर है तो D, और अगर 50 के बराबर या 50 से कम है
यहाँ पर मैं ग्रेटर देन ही रखता हूँ, इक्वल्स नहीं रखता हूँ। अगर 50 के बराबर या 50 से कम है तो मेरा स्टूडेंट फेल रहेगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने यहाँ पर फेल लिख दिया है, ऑलराइट। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक प्रिंट फंक्शन का और यूज़ कर लेता हूँ जिससे स्टूडेंट को पता चल जाए कि उसके ग्रेड क्या है, ठीक है। प्रिंट लिख देता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ योर ग्रेड इज़, और ऐसे करते हैं। और इसको हम कॉन्केटेनेट कर लेते हैं प्लस का यूज़ करके ग्रेड को, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया, प्रिंट के अंदर हम लोगों ने एक स्ट्रिंग लिखी है, उसके साथ में दूसरी स्ट्रिंग को हमने कॉन्केटेनेट कर दिया है उस वेरिएबल को, ठीक है। तो अभी हम अगर इसको रन करते हैं तो देखिए हमसे सबसे पहले मार्क्स पूछ रहा है। अगर हम लिखते हैं 85 मार्क्स लिखते हैं तो भाई हम ग्रेड ए में आ रहे हैं, हमारा ग्रेड ए है। फिर से मैं इसको रन करता हूँ और स्टूडेंट लिखता है मेरे मार्क्स 150 हैं। तो देखिए क्या बताता है कि भाई आपका ग्रेड तो एक्सेलेंट है, आप बहुत ही बड़े वाले हो। अगर इसको फिर से रन कराता हूँ, मैं लिख देता हूँ 48% है भाई, मेरे 48 मार्क्स हैं। तो मुझे बता दिया कि 48 जो है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। क्या हुआ है कि मैंने 48 जो है, ठीक है, 48 के लिए मुझे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने लेस देन इक्वल्स लगाया है, पर इसके बाद भी ऐसा क्यों आ रहा है मैं देख लेता हूँ। मैं इस वैल्यू को 49 करके देख लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ 49 कर देता हूँ। अब मैं टाइप करता हूँ, अगर मैं अब इसको रन कराता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 48 मार्क्स, तो देखिए मुझे फेल बता दिया कि भाई 48 मार्क्स हैं, सो वो फेल हो जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या था ना, अभी ये एरर इसलिए आया था क्योंकि हम लोगों ने 50 का यूज़ यहाँ पे भी किया था और 50 का यूज़ यहाँ पे भी किया, तो वो कंफ्यूज हो गया था हमारा इंटरप्रेटर कि भाई दो जगह इक्वल्स में से मैं क्या आंसर दूँ। सो ये गलती आप भी मत करिएगा, मैंने यहाँ पर एक नंबर कम कर दिया है, ठीक है। सो पासिंग मार्क्स मैंने बढ़ा दिए हैं स्टूडेंट के, ऑलराइट। सो देखिए हमारा ये वर्क अच्छे से कर रहा है। मैं एंटर करता हूँ, ग्रेड बता देगा, मैं लिखता हूँ 78, तो वो मुझे ग्रेड बता दिया कि भाई आप बी ग्रेड में हो, आपका ग्रेड बी है, ठीक है, आप पास हो, ग्रेड बी है, ऑलराइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पर खत्म हो गया है। सो गाइज इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चनर नंबर 6 भी यहाँ पर एंड हो गया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे, और जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको एक होमवर्क के लिए दिया है, 4th जो क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे क्या आपने किया है, कैसे सॉल्व किया है। अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी या।